नमस्कार एवरीवन, सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की जो पोएम की श्रृंखला जो चल रही है उसके अंदर पहली पोएम माई मदर एट 66 और दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये दो पोएम पूरी हो चुकी है। आज हम ये तीसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वो पोएम्स आप देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस आई बटन पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बिना देरी किए कविता को स्टार्ट करते हैं। टाइटल है कीपिंग क्वाइट, शांति रखना। शांति के बारे में, कीप का मतलब रखना होता है, क्वाइट यानी शांति। कवि यहाँ पर शांति की अपील करता है, पूरी दुनिया से अपील करता है कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उन्हें हम बिल्कुल बंद कर दें। इस कविता के माध्यम से कवि, जो कि पाब्लो नेरुदा है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा हम सब से ये अपील करते हैं कि हम सभी क्वाइट हो जाए, स्टील हो जाए। क्या हो जाए? स्टील हो जाए, शांत हो जाए। यहाँ पर शांत होने का ये मतलब नहीं है कि हम सारे काम काज छोड़कर बिल्कुल बैठ जाएं, निष्क्रिय होकर बैठ जाए, अपितु कवि यह कहना चाहता है कि हम जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है, जो अनावश्यक कार्य होते हैं, जो हम अपनी तृष्णा को तृप्त करने के लिए ऐसे काम करते हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, ऐसे कामों को वो बंद करने को कह रहा है और अपने आप का अवलोकन करने को कह रहा है। तो देखिए क्या है कवि का मेन मोटो, आदि चीज़ें हम समझते हैं इस कविता के माध्यम से। सबसे पहले अबाउट द पोइट, पाब्लो नेरुदा इसके पोइट है। पाब्लो नेरुदा 1904 में इनका जन्म है, 1973 में इनकी डेथ होती है। इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्टाली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो, ये इनका पेन नेम है। देखिए ये जो पाब्लो नेरुदा इनका पेन नेम है, इनका जो रियल नेम है वो है नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका पेन नेम है पाब्लो नेरुदा और रियल नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो, ठीक है। हु वॉज बॉर्न इन टाउन ऑफ पराल इन चिली, इनका जन्म चिली के अंदर पराल नाम के सिटी में हुआ। नेरुदाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरुदा की जो कविताएं हैं वो भरी हुई है, फुल है इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। किससे भरी हुई है? आसानी से समझ में आने वाली इमेजेस से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? आसानी से समझ में आने वाली इमेजेस से। इमेजेस का मतलब होता है, इस प्रकार का कवि जब वर्णन करता है, ऐसी चीज़ों का इस प्रकार से वर्णन करता है जैसे कि हमारे सामने चित्र आ जाए, मतलब उस चीज़ का चित्र हमारे सामने आ जाए, तो वो होती है इमेज। तो इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस भरी हुई है। इस कविता, इन नेरुदा की जो पोएम्स है उनके अंदर बहुत सारी इमेजेस भरी हुई है। अक्सर होता क्या है कि जब कवि ज़्यादा इमेज का प्रयोग करता है तो वो कविता है, वो उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, मतलब सुंदरता है, वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। परंतु पाब्लो नेरुदा के केस में ऐसा नहीं है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। अब ऐसी इमेज का प्रयोग किया है जिससे वो ब्यूटीफुल, उसकी जो सुंदरता है वो कम नहीं होती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता 1971 में। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। इस कविता के अंदर देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस कविता के अंदर कवि का मेन थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मोटो क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है कवि, किसके बारे में बात कर रहा है? द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। पहली बात तो ये है कि कवि मेन जो बात करता है वो इस बात पर कर रहा है कि जो नेसेसिटी यानी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण। क्वाइट यानी शांति से। तो आज के युग में शांत रहकर खुद का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, कवि इस बात पर बात करता है। एंड दूसरी बात क्या करता है वो,
क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और वो बात करता है एक फीलिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मतलब आपसी, आपसी समझ। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य के बीच में आपसी समझ, आपसी समझ की भावना के बारे में बात करता है। तो दो बातें यहाँ पर बताई, एक तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता, दूसरा लोगों के बीच में आपसी समझ विकसित करने की भावना। ठीक है, मतलब आज के युग में क्या होता है, लोग एक तो खुद का बस दौड़े जा रहे हैं, ज़िंदगी की इस भागम भाग में निरंतर दौड़े जा रहे हैं। कभी वो आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी है, या हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। हम कभी उसका निरीक्षण नहीं करते, बल्कि अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। तो कवि इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि हमें शांत होकर अपनी आत्मनिरीक्षण करना है, खुद के बारे में अवलोकन करना है। दूसरा, जो ज़्यादातर जो मनमुटाव होते हैं या झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, उनका कारण होता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ का अभाव है। तो वो चीज़ भी इसमें बात कवि करता है। तो ये बात हुई कवि के बारे में। अब हम पॉइम के ऊपर आते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं देखिए, पोइट सेज, कवि क्या कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम काउंट गिनेंगे 12 तक, 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी हो जाएंगे स्टिल। स्टिल का मतलब होता है निश्चल। क्या होता है? निश्चल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? निश्चल। हम बिल्कुल निश्चल हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे, एक प्रकार से कोई हलचल नहीं करेंगे। आगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और जब हम शांत हो जाएंगे तो फॉर वंस, एक बार के लिए, वंस यानी एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द फेस ऑफ का मतलब धरातल पर, ऑन द फेस ऑफ धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो उस स्थिति में पृथ्वी के धरातल पर एक बार कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम सभी 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। क्या हो जाए? रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारी जो आर्म्स है, हमारे आर्म्स यानी भुजाएं, जो हमारी बाजुएं हैं, भुजाएं हैं, उनको हम नहीं हिलाएंगे, यानी काम नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो कवि कहता है कि अगर हम ऐसा करें कि हम 1 से 12 तक गिने और सभी बिल्कुल ही शांत हो जाए, स्टील हो जाए, कोई अपने बाजुओं को, अपने आर्म्स को नहीं हिलाए, सभी कोई किसी भाषा में बात नहीं करे, बिल्कुल शांत हो जाए, तो ये जो क्षण होगा, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। क्या होगा? एक एक्जोटिक मोमेंट होगा। कैसा मोमेंट होगा? एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है विचित्र। कैसा क्षण होगा? बिल्कुल विचित्र सा क्षण होगा। विदाउट रश, जिसके अंदर बिल्कुल ही रश नहीं होगा। रश का मतलब होता है हड़बड़ाहट। ठीक है ना, जो जल्दबाजी होती है ना वो, तो उसमें बिल्कुल किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और उस समय कोई भी इंजन यानी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि सभी लोग अगर शांत बैठ जाएंगे तो फिर जितनी मशीनें हैं, आखिर मशीनों को ऑपरेट करने का काम तो मनुष्य ही करता है, तो जितनी भी मशीनें हैं वो बंद हो जाएगी और वो इंजन उस समय काम नहीं कर रहे होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और उस क्षण के अंदर हम सभी पृथ्वी के सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, उस आकस्मिक विचित्रता के अंदर हम सभी साथ साथ होंगे। और उस समय क्या होगा देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उस स्थिति में क्या होगा, जो फिशरमैन है, फिशरमैन का मतलब होता है जो मछुआरे हैं, वो जो कोल्ड सी के अंदर, ठंडे समुद्र के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो जब सभी शांत हो जाएंगे, सभी कोई काम नहीं करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो उन वेल्स मछली को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अमूमन क्या होता है कि जो मछुआरे हैं मछली पकड़ने के लिए जब समुद्र के अंदर जाते हैं, या फिर ठीक है, जब समुद्र की वो यात्रा करते हैं, तो जो वेल्स मछलियाँ होती है जो बिल्कुल ही निर्दोष होती है, जिनका कोई अपराध नहीं होता, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उनको वो हार्म करते हैं, यानी कि उनको पकड़ते हैं और उनकी हत्या करते हैं। तो जब सब शांत होंगे तो ये वेल मछलियाँ मरने से बच जाएगी।
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो मैन, जो आदमी, जो व्यक्ति गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, सॉल्ट यानी नमक, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे। हर्ट यानी चोट लगे हुए जो हाथ है उनको देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो इतने अपने काम में मशगूल हैं, इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनके जो हाथ हैं वो हर्ट हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो उनको देख सके, उनकी चिकित्सा कर सके। परंतु जब ये ऐसी कंडीशन होगी कि सभी लोग शांत हो जाएंगे तो अपने हर्ट हैंड को वो देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए हीज हर्ट हैंड्स, हीज हर्ट हैंड, यहाँ पर एक ही एच और ह की ध्वनि का बार बार उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग, अब देखिए ऐसी शांति के क्षण में क्या होगा, दोज वे लोग जो, दोज यानी वे लोग जो, हु यानी जो, प्रिपेयर यानी तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, मतलब वे लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, वे लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं। ग्रीन वॉर का मतलब पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध, जो प्रकृति का विनाश करते हैं। ठीक है। वॉर्स विथ गैस, वे लोग जो गैस से, मतलब जो जहरीली गैस है उनसे युद्ध करते हैं। वॉर्स विथ फायर, और अग्नि अस्त्रों से जो युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वे लोग विक्ट्री प्राप्त तो कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, पर नो सर्वाइवर, उनके पीछे कोई बचता नहीं है। वो ऐसे युद्ध लड़ते हैं, जहरीली गैसों से, अग्नि अस्त्रों से युद्ध लड़ते हैं, परंतु परिणाम क्या होता है, वो जीत हासिल अवश्य कर लेते हैं, परंतु उनके पीछे कोई सर्वाइव नहीं करता है, उनके पीछे कोई नहीं बचता है। ऐसे लोग उस समय क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वे लोग उस समय, जब युद्ध तो होगा नहीं क्योंकि सर्वत्र शांति होगी, सभी लोग, कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा होगा, तो वे लोग उस समय क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। पुट ऑन यानी पहनना होता है, क्लीन क्लोथ्स साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट, और साथ साथ चलेंगे, किसके साथ, विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, यानी कि जो दूसरे मनुष्य हैं, दूसरे लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ वो चलेंगे। इन द शेड, शेड यानी छाया के अंदर, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हुए शांति से अपने भाइयों के साथ वो भी स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठ पाएंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं, जो कवि कहता है वॉट आई वॉन्ट, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी होनी चाहिए, पूरी निष्क्रियता होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति कुछ करे ही नहीं, बिल्कुल ही मुर्दे के समान बैठ जाए, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कवि कह रहा है कि जो मैं जिस शांति की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये कतई नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी आ जाए, यानी कि पूर्ण रूप से निष्क्रियता आ जाए, लोग कुछ करे ही नहीं, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि कवि कहना चाहता है कि जो अननेसेसरी एक्टिविटी है, जो अनावश्यक काम है, वो करने से कवि मना कर रहा है, सभी को शांत रहकर अपना काम करने को कह रहा है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन तो वो ही है, लाइफ इज़ वॉट, जीवन तो वो ही है, इट इज़ अबाउट, यानी चलते रहने का नाम ही जीवन का। देखिए जीवन क्या है, जीवन चलते रहने का नाम है। ठीक है। तो जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही चलाना पड़ता है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, इसका क्या मतलब हुआ, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, इसका मतलब है जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही चलाना पड़ता है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट मतलब जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही चलाना पड़ता है, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो निभाना ही पड़ता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं डेथ के साथ कोई ट्रक विथ का मतलब संबंध बनाना, मैं डेथ के साथ कोई संबंध बनाना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इतने इनएक्टिव हो जाए, इतने निष्क्रिय हो जाए, जैसा कि कोई मृत प्राणी होता है, जो मुर्दा व्यक्ति होता है, वो जिस प्रकार से बिल्कुल ही
कुछ नहीं करता है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाता है, उस टाइप से आपको नहीं करना है, बल्कि आपको जीवन जैसे चलता है वैसे तो आपको चलाना ही है, यानी आपकी जिम्मेदारियां तो आपको निभानी ही है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, देखिए सिंगल माइंडेड एक होता है ब्रॉड माइंडेड, यानी कि जीवन बहुत विशाल क्षेत्र पर सोचने वाला, जीवन के हर पहलू पर नज़र रखने वाला व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड बोला जाता है। एक होता है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि किसी एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने वाला, ठीक है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते और हमारा जो लक्ष्य है वो केवल जीवन, देखिए कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारे जीवन को चलाते रहना हमारे जीवन का यदि मकसद न होता, मात्र इतना मकसद नहीं होता, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए यदि हम ऐसा कर सकते कि हम कुछ नहीं करते, परहैप्स ए यूज साइलेंस, तो शायद, परहैप्स का मतलब शायद, ये यूज यानी कि बहुत बड़ी या विशाल, साइलेंस यानी शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद ये जो सैडनेस है, ये जो सैडनेस है, ये जो उदासी है, उसको इंटरप्ट कर सकती। इंटरप्ट का मतलब बाधित करना, क्या बाधित कर सकती? एक विशाल शांति। जब हम विशाल रूप से शांत हो जाते, सभी लोग एक साथ में शांत हो जाते, तो शायद ये होता कि ये जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो हमारी इंटरप्ट हो जाती, बाधित हो जाती। अब ये उदासी किस वजह से है? देखिए हमारे अंदर एक उदासी है, जो एवरी टाइम हम उदास रहते हैं, उस उदासी का कारण कवि बताता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और वो उदासी का कारण है अपने आप को, आवर सेल्फ, आपस में एक दूसरे को नहीं समझना है। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को और हमारे आसपास के लोगों को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सैडनेस रहती है। और दूसरा सैडनेस का क्या रीज़न है? ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, हम हर पल थ्रीटन, भयभीत रहते हैं, आवर सेल्फ, खुद को भयभीत रखते हैं, किससे? डेथ से। मृत्यु का भय है हमारे मन के अंदर। हमारे मन में एक तो मृत्यु का भय, और दूसरा हम एक दूसरे की समझ का अभाव, हम अपने आप को, खुद को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो दो कारण है, इसकी वजह से हमारे अंदर एक सैडनेस चाहिए रहती है, एक उदासी। तो जो ये शांति होगी, देखिए परहैप्स से ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी ये जो शांति होगी, ये शायद इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे, बाधित कर दे। आगे देखिए अब कवि क्या कह रहा है? परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव। शायद प्रकृति, शायद पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है, टीच कर सकती है, पढ़ा सकती है। क्या सिखा सकती है? क्या सिखा सकती है? देखिए, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड नज़र आता है, सब कुछ मृत नज़र आता है, जैसे कि प्राणी शेष न हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, और बाद में एकदम जिंदा नज़र आता है। कहने का मतलब ये है कि धरती के ऊपर जब ऑटम की सीजन आती है, पतझड़ का मौसम आता है, तब एवरीथिंग सीम्स डेड, तो सब कुछ मुर्दा सा लगता है, जैसे क्योंकि पतझड़ में क्या होता है, पेड़ों के ऊपर से सारे पत्ते झड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्रकृति का विनाश होने जा रहा है, सब कुछ मुर्दा नज़र आता है, डेड नज़र आता है। परंतु लेटर यानी बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ जिंदा प्रमाणित होता है। यानी कि जब पतझड़ का मौसम चला जाता है और बसंत ऋतु आती है, तो वापस नए पत्ते उग आते हैं, पूरी हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है कि जब बिल्कुल ही सब कुछ मुर्दा नज़र आए, तो बाद में सब कुछ जिंदा हो सकता है। मतलब एक बार पतझड़ के बाद बसंत आएगा। वैसे ही यदि हम जीवन के अंदर कुछ समय के लिए रुक जाए, आत्मनिरीक्षण करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो इस स्थिति के अंदर हम अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल बना सकते हैं। आगे कवि कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, ठीक है। अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से चला
जाऊंगा। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि हमको यही कहना चाहता है कि हमें जीवन के अंदर अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है, बल्कि कुछ समय के लिए अपने को रुक जाना है, बिल्कुल ही शांत हो जाना है और उस शांति के दौरान अपने को क्या काम करना है, हमें अपना खुद का निरीक्षण करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वो कार्य सही दिशा में जा रहा है या केवल हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, और जो कार्य किया जा रहा है क्या उससे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला है या किसी अन्य का फ़ायदा होने वाला है, प्रकृति का फ़ायदा होने वाला है, आदि चीज़ों पर हम आत्मनिरीक्षण करें, अवलोकन करें। और दूसरा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सही ढंग से समझ पाएंगे तो आधी उलझनें हमारी वैसे ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, इस पोइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। क्वेश्चन के रूप में देखें तो एक तो पाब्लो नेरुदा का रियल नाम कौन सा है, तो नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो, ये इनका रियल नेम है। ठीक है, इसका मेन थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है मेन थीम, तो द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड रिक्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, ये है इसका। उसके अलावा देखिए, इस साल के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक सवाल आया था कि कवि कितने समय के लिए स्टॉप रहने को कहता है। तो यहाँ पर देखिए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कितने के लिए कहता है, 1 सेकेंड के लिए रुकने को कहता है। और इसके अलावा वो कितने तक गिनने को कहता है, तो 12 तक गिनने को कहता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कवि का क्या मीनिंग है, जैसे वो स्टॉप होने को कहता है, शांति रहने को कहता है, तो क्या उसका मतलब डेथ है, मृत्यु है, तो क्या नहीं, उसका मतलब मृत्यु से नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि हमें आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय के लिए रुकना है, जीवन तो जैसा है वैसा ही चलेगा। तो क्या वो मृत्यु से कोई संबंध बनाना चाहता है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो मृत्यु से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। दूसरा, जो मानव की उदासी है, सैडनेस है, उसका क्या रीज़न है, तो पहला है नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ और दूसरा है थ्रेशनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि अब देखिए एक एक पे मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको जल्दी से निपटाने का। और पृथ्वी से हमें क्या सीख लेनी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी से हमें यही सीख लेनी है कि जब हम शांत हो जाएंगे, देखिए जिस प्रकार से ये जो पृथ्वी है वो एक बार बिल्कुल ही पतझड़ के अंदर सारे पत्तियां झड़ जाती है और एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त होने को है, लेकिन वहीं बसंत ऋतु आने पर सब कुछ पुनर्जीवित हो जाता है और नए श्रृंगार के साथ प्रकृति वापस हमारे सामने होती है। वैसे ही हमें जीवन के अंदर कुछ समय के लिए रुक जाना है ताकि हम फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकें। तो ये थी आपकी पोइम पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित। आशा है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई पोइम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।